कहानी लालपान की बेगम। कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लौट लौट कर सारी देह में मिट्टी में मल रहा था। चंपिया की सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोबा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दियाबाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाची परेशान कर रही है। आहा, आय हाय, हर आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनवड़नियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुके कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटते पनभरनियों से बिरजू के माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ कर रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरती है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या? जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपली मुंह के ओठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अर बिरजू की माँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, हुआ सर्वे सेटलमेंट कि हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तुम भी भंटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा घनहट जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोनबग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतोहू मुँह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू होकर आई है और सारी कुर्मा टोली की अभी झगड़ालू सासों के साथ एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिर किलासी। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठेत, इसीलिए हमेशा सिंह घुमाती फिरती है जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचैन होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पसुरियों पुतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी, हट जाए। अरे चंपिया,
जंगी पोतों ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और दोपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर चलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाई औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपा की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपा की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े के टाप की तरह। जलो जलो और जलो। चंपा की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान और सोनोली धान के बोझ को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोबा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की ही दुकान पर मरते मोती झरते हैं। जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई। जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है स्टेशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, दे ना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोर की छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। 5 पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़क दी, एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम ही नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहिए, मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाती की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगने नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोग की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली में मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में क्या होगा शकरकंद छिलकर। रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू की छोटी कढ़ाई सिर पर ओढ़ा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समय लिया, मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरी तरह से। मढ़िया के अंदर से बागड़ को बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल की पंचपोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा।
चंपिया बांध दे बगाड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बाबूआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुनकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने को शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़िया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों कर दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपा ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। मढ़िया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ओह, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर के मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही तो है। महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोह की बात चुभती है। भक भक बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोग की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मान पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मान पाट कटा, पर तोल के वो ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। 100 गाँव की किसी बूथ खोखी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के पापा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से में सर्कस नाच के बाग की तरह वो घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू अंदर। तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बापा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के
नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता बढ़ती ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ लेकर बाहर ही बाहर बैल हटा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने की भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन में से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह में से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। लोग खूब देखो नाच, बाहर है नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी। सभी चलते हैं उससे। हाँ भगवान दाढ़ीचार भी जो 2 बच्चों की माँ होकर भी जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घुर जमीन भी अपने इस गांव में जलेगी नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की बीख दीठ से बचे तब तो। बाहर बेलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए। उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बेलों की घंटी है। क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा। चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा। शायद गाड़ी भी है। घड़घड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी के छेद में झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खुलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया हाँ, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मियाँ गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया हाँ, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचशीष रख दे। धान की बोलियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा। दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मेल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला में हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टीस में खोजते। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीष तोड़ते समय उंगलियां काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाला
डाल दिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या वो डांटती क्यों है? नबाड़ने के पहले ही नया धान झूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुनमुन है ये लोग, बस हम दोनों के मुंह में नबाड़ने के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उससे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी क्या? गाड़ी वालों को भी बैल की कभी जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तू पलक मारते बना लेती है, 5 रोटियां बनने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ की होठ पर मुस्कान खुलकर खेलने लगी। उसने नज़र बचाकर बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकाटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ने ना होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपिया जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे दो। ए फूफा, सुनती हो फूफा, मैया बुला रही है। फूफा ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आजा फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुला को अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है तो कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टोटल को तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआई। राम कहो, उस रात वो अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग में ले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई ओढ़ा कर अपने आप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मियाँ, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। बिलक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छिटकी साड़ी पहनी और बिरजू की बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ओह, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के पापा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकाटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की।
गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घर घर आने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ायो बप्पा। गाड़ी जंगी की पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आई हुई रोनी की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पापा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है? आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसार देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे स्टेशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ जा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पुतोहू लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के पप्पा ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के पप्पा ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहू को देखा। उसने अपने खेत की झुकी हुई बालियां की याद आ गई। जंगी की पुतोहू को गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर, सिमराहा की सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों में धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगा कर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनेरी, लड़ना की बीबी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही तो गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में तो मास्टरानी बैठी ही है। दोनों पुतोहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खसखसा कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बेलों को ललकार कर, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बेलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी, कितनी प्यारी पुतोहू है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने उसके अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू के माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है।